वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर यूपी SSSC पीटी के एग्जाम के लिए लगातार रिवीजन चल रहा है और रिवीजन के इसी क्रम में इतिहास विषय के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने देखा था मौर्य प्रशासन, मौर्य काल और मौर्य उत्तर काल के बारे में जाना था। मौर्य उत्तर काल के संबंध में जितने भी राजवंश हुए उनको पढ़ा था, कर्ण वंश, सुंग वंश, सातवाहन वंश, इनको जाना था। इनके प्रमुख वन लाइनर भी हमने कवर किए थे और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है इतिहास विषय की। आज देखें कि गुप्त वंश, गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम हुए हैं, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय 2 राजधानियां रही और पहली इसमें पाटलिपुत्र थी, दूसरी थी उज्जैनी। उज्जैनी, जिसको आज वर्तमान में उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वही एरिया था। चंद्रगुप्त प्रथम, इनका जो कार्यकाल है कब तक रहा? 319 से 355 और या फिर 56 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम का समय रहा। चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अब ये जो शासक होते थे ये क्या होते थे? या कुछ उपाधियां ग्रहण करते थे और ये उपाधि इनके नाम के आगे भी लगती थी और इसके नाम से भी इनको जाना जाता था। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखें, कभी कभी पूछ लेते हैं महाराजा धीराज की उपाधि किसको मिली, तो इस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। इसने ही पाटलिपुत्र को गुप्तों की राजधानी बनाया और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्तों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने ही गुप्तों को सामंत की स्थिति से उठाकर शासक की स्थिति में पहुंचाया। अगला तथ्य है, हेमचंद्र राय चौधरी चंद्रगुप्त प्रथम को द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक मानते हैं। वायु पुराण के अनुसार इनका साम्राज्य विस्तार पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में प्रयाग तक विस्तृत था और जिसमें साकेत भी सम्मिलित था। तो ये यूपी वाला एरिया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से और 319 बीस में गुप्त संवत चलाया था। ये पूछा जा सकता है गुप्त संवत कब चला था, तो 319 से 320 ईस्वी में चला था और इस संवत का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ है। चंद्रगुप्त प्रथम ने नेपाल के लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर अपनी सत्ता और प्रतिष्ठा को बढ़ाया। सम्राट, उसका रानी और लिच्छवी राष्ट्र के संयुक्त नामों के सिक्के भी गढ़वाए गए और इस प्रकार इस वैवाहिक गठबंधन को स्वीकार किया गया। वास्तव में समुद्रगुप्त का उल्लेख प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति में लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवियों का पौत्र के रूप में किया गया था। तो ये लिच्छवी देश की कन्या थी कुमार देवी, जिनसे इनका विवाह हुआ था। इसके आगे अगले जो व्यक्ति हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे और इस वंश के अगले शासक थे। समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, और ये परक्रमांक, इनकी उपाधि है परक्रमांक। इनका जो काल था 335 से 375 ईस्वी तक था। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आया? समुद्रगुप्त आए, अगले शासक बने और इनकी विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। जो प्रयाग प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है वहाँ पर इनकी विजयों का उल्लेख भी किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को भरी सभा में राज्य प्रदान करने का वर्णन है और इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ले लिया। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त के विषय में प्रचलित है कि उसके शरीर पर 100 घाव थे और वह 100 युद्धों का विजेता भी था। उन्हें कई लाख गायों का दान करने वाला या कई लाख गायों का दाता कहा जाता है। इलाहाबाद के उनके स्तुति शिलालेख में कहा गया है, उनकी बहुत उदारता के कारण सरस्वती और लक्ष्मी का विरोध हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने भारतीय उपमहाद्वीपों के अधिकतर भागों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण हासिल कर लिया था, जो नेपाल के राज्यों और उत्तर में पंजाब से दक्षिण पूर्व में कांचीपुरम के पल्लव राज तक फैला था। तो एक विशाल क्षेत्र इन्हें विजय किया था, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से, कुछ प्रत्यक्ष रूप में। अब अप्रत्यक्ष ऐसे कि जो कि सीधे तौर पर इन्होंने विजय प्राप्त की लेकिन वहाँ का प्रशासन वहाँ के राजा को ही सौंप कर आ गए, तो इस तरीके की चीज़ें थी, तो उसको अप्रत्यक्ष नियंत्रण कहा जाएगा। रामगुप्त पहला गुप्त शासक था जिसने तांबे की मुद्राओं का प्रवर्तन किया था। रामगुप्त के कुछ तांबे के सिक्के एरन और भिलसा विदिशा से मिलते हैं और भिलसा से प्राप्त सिक्कों पर इस जो रामगुप्त है, रामगुप्त के साथ गरुण का अंकन है। इसके बाद अगला तथ्य है, समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका नरेश मेघवर्ण था और समुद्रगुप्त की आज्ञा से उसने बोधि जो वृक्ष है उसके उत्तर में श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार भी बनवाया था।
तो ये एक उदार शासक भी था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा का चित्रण मिलता है, चित्रण वर्णित है। समुद्रगुप्त के शासन काल के समय कांची का शासक विष्णुगुप्त था। अगला तथ्य, समुद्रगुप्त महान संगीतज्ञ था जो कि वीणा वादन का शौकीन था। अब ये कहाँ से पता चला? क्योंकि सिक्कों पर वीणा का चित्रण है। जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र प्रदेश का गोप्ता या फिर सैनिक राज्यपाल नियुक्त किया था। और गुप्त काल में पौराणिक धर्म का सर्वाधिक विकास भी हुआ। प्रयाग प्रशस्ति का संकलन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन के द्वारा किया गया था। और प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में गंगा घाटी के क्षेत्र में 8 राजाओं पर विजय हासिल की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि दी। किसने दी? विंसेंट ने दी थी। कहा था उन्होंने। इलाहाबाद स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु भी कहा गया है। तो एक अच्छा शासक था जिसने बहुत अधिक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद ये आए। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। समुद्रगुप्त के अभिलेख आते हैं कुछ, इनके बारे में जानेंगे। एरन अभिलेख, यह मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है और इस लेख को कनिंघम ने बीना नदी के तट पर एरन में खोजा था। एरिकिन प्रदेश एरन समुद्रगुप्त का भोगनगर था। इस अभिलेख में इसकी पृथ्वी रूपी कुलवधु मुदिता वृतनी दत्त शुक्ला, ये पत्नी दत्त देवी एवं अनेक पुत्र पौत्र बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर और नाराज होने पर यमराज के समान थे। जब प्रसन्न हो तो धन कितना भी लुटा दें और अगर नाराज हो जाए तो किसी को मार भी सकते थे। तो इस तरीके की बात इनके बारे में कही गई है एरन अभिलेख में। यहाँ तक हमने देखा, इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।